हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो इकोनॉमिक्स के लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने लेक्चर 1 अपलोड किया था जिसमें हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है। तो ये लेक्चर 2 पढ़ने के पहले आप लोग लेक्चर 1 जरूर देख लीजिए, तभी आपको आगे के जो लेक्चर्स हैं वो समझ में आएंगे। और ये जो इकोनॉमिक्स का लेक्चर है ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे बीपीएससी एईडीओ हो गया, बीएसएससी सीजीएल 4 या फिर इंटर लेवल, बिहार दरोगा, बीएलसी यानी कि बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिहार विधान परिषद, या फिर बिहार विधानसभा में भी एएसओ का एग्जाम होने वाला है, या फिर आप बीपीएससी के लिए भी इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने लेक्चर 1 में ही बोला था कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन सिर्फ सर्वे और बजट से नहीं रहते हैं बल्कि उसके कंसेप्ट से रहते हैं। तो यहाँ हम लोग कंसेप्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आज लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग रिकैप देख लेते हैं कि लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा था। तो हमने इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बारे में देखा था, उसका क्या मीनिंग होता है, डिफरेंस होता है दोनों में। फिर नेचर देखा था, दोनों का स्कोप यानी कि क्षेत्र क्या क्या होते हैं इकोनॉमिक्स के और इकोनॉमी के। ऑब्जेक्टिव देखा था, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग में क्या इसका रोल होता है इन दोनों का। फिर कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी हमने देखा था, जैसे प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, आप लोग जाके लेक्चर 1 देख सकते हैं। उसमें फिर हमने देखा था कि इकोनॉमी के कौन कौन सेक्टर्स होते हैं, जैसे प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया और टर्शियरी सेक्टर। फिर इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस हमने देखे थे, डिस्कस किए थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों में मैंने डिफरेंस भी बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वह एक बिजनेस यूनिट से रिलेटेड होता है, लेकिन अगर जब पूरे अर्थव्यवस्था की बात की जाए, एक देश की, एक राज्य की या फिर पूरे विश्व भर की, तब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे हैं और आज का चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें हम लोग देखेंगे पैसा जो है या फिर इनकम जो है एक अर्थव्यवस्था में कैसे वह घूमता है, एक जगह से दूसरे जगह वो किस फॉर्म में आता है, और ये सारा प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तो इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम लोग इस इमेज के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही सिंपल सिचुएशन है, ऐसा रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये कंसेप्ट को समझाने के लिए इतना सिंपल मुझे रखना पड़ा। ये देखिए, घर है, ये हाउस होल्ड हो गया, और इधर फर्म हो गया यानी कि बिजनेस यूनिट। इसमें कुछ लोग रह रहे हैं, अब उनकी जरूरतें हैं, वो जरूरतें पूरा करने के लिए उनको पैसे चाहिए। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? कहीं ना कहीं जाके वो काम करेंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे। तो वो इस फैक्ट्री में जाके काम कर रहे हैं बतौर लेबर। लेबर कहने का मतलब वो लेबर मजदूर नहीं, बल्कि यहाँ पे एज किसी भी पोस्ट पे जाके काम कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। जब इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उस काम के एवज में उनको क्या मिल रहा है? तो इनकम मिल रहा है, यानी पैसा मिल रहा है। सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, या फिर इस जमीन को उन्होंने किराया पे लगाया है तो उनको रेंट मिलेगा, वो भी इनकम में ही काउंट होता है। अब इनके पास पैसा आया, अब ये अपनी जरूरत की सब वस्तुएं खरीदने के लिए ये क्या करेंगे? उसको खर्च करेंगे। तो उसी फैक्ट्री में वो खर्च कर रहे हैं, क्योंकि वह फैक्ट्री जो है उनके जरूरतों की वस्तुएं बना रही है। यहाँ पे वही पैसा यहाँ आ रहा है वापस, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है? यह बना रहा है सामान, और वही सामान जैसे गुड्स एंड सर्विसेज इनको सप्लाई कर रहा है। तो ये देखिए, पैसा जो है, इनकम जो है, हर जगह पे सर्कुलेट कर रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ से जनरेट हुआ और फिर यहाँ पे आके खत्म हो गया। पैसा सबसे पहले यहाँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गया, जैसे लेबर की यहाँ पे प्रोवाइड किया गया फैक्ट्री में, ये क्या किया? वस्तु बनाया, और फिर उसके एवज में इसको पैसा दिया। यहाँ पे आया पैसा, पैसा फिर ये यहाँ खर्च किया, वापस से आ गया, और फिर उसके बाद यहाँ आया, फिर उसी पैसा से ये बनाएगा, और ये धीरे धीरे करके सर्कुलेट करते रहेगा। तो ये तो हमने बहुत ही सिंपल सिचुएशन को डिस्कस किया। अब आप इमेजिन करिए, पूरे देश में या फिर एक राज्य में भी अगर हम लोग लेते हैं तो किस तरीके से ये सर्कुलेशन काम करता है। यहाँ पे मैंने एकदम सिंपल डायग्राम इसलिए रखा है क्योंकि आगे जाके इसमें और भी फैक्टर्स इंक्लूड होंगे। तो इस डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका डेफिनेशन कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली होता क्या है। तो आय का चक्रीय प्रवाह, जिसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं, एक बेसिक इकोनॉमिक आइडिया है, यानी कि बुनियादी आर्थिक विचार है। यह दर्शाता है कि धन, वस्तुएं और सेवाएं अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों के बीच लगातार कैसे घूमते हैं। इसको हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये कभी नहीं खत्म होता। ऐसा नहीं कि आपका इनकम खत्म हो जाएगा, आपका इनकम एक जगह से बंद हो सकता है, लेकिन आप सरवाइव करने के लिए किसी दूसरे जगह से आप इनकम प्राप्त करने की कोशिश करिएगा। एक जगह आपकी नौकरी चली गई तो हो सकता है आप दूसरे जगह ट्राई करिएगा, वहां पे भी नहीं हो रहा है तो आप तीसरे जगह ट्राई करिएगा, लेकिन आप इनकम का सोर्स कुछ ना कुछ बनाइएगा, क्योंकि इनकम के बगैर आप अपनी जरूरतें पूरे नहीं कर सकते। तो ये जो है हमेशा चलते रहता है, इसीलिए इसको कभी ना खत्म होने वाली सिस्टम बोलते हैं। ये हमें समझने में मदद करता है कि कोई भी इकोनॉमी में सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है।
जैसे कि जितना भी खरीद होता है, जितना भी पेमेंट होता है, जो भी डील होता है खरीद बिक्री, ये सब क्यों इंपॉर्टेंट होता है यह हम इसमें बेहतर तरीके से समझते हैं। चलिए अब इसको और डिटेल में हम लोग समझते हैं। इसमें कुछ प्लेयर्स होते हैं, कुछ सेक्टर्स होते हैं, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, फर्म हो गया यानी प्रोड्यूसर सेक्टर, फिर गवर्नमेंट सेक्टर होता है और फॉरेन सेक्टर होता है। तो पहले इन दोनों सेक्टर को हम लोग डिस्कस करते हैं, इनका क्या रोल होता है, उसके बाद बाकी के गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो सेक्टर हुआ हाउस होल्ड सेक्टर यानी परिवार क्षेत्र। तो ये क्या करती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई करती है, जैसे लेबर हो गया, लैंड हो गया, या फिर कैपिटल, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कारक होते हैं जो निर्माण करने के लिए जरूरत होते हैं, जैसे लेबर हो गया, मैन पावर, लैंड हो गया। अब किसी बिजनेसमैन को फैक्ट्री सेटअप करना है तो वो जमीन बनाएगा तो नहीं, वो किसी न किसी इंसान से बतौर रेंट या फिर उसको खरीदेगा। कैपिटल कहने का मतलब पूंजी, और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कोई बिजनेसमैन ही ना करेगा, सभी कोई ऐसा थोड़ी है कि बिजनेस कर रहे हैं, तो वो भी हमें एक हाउस होल्ड से ही मिलता है, परिवार क्षेत्र से ही मिलता है। ये एनसीईआरटी क्लास 10th में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। अब जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परिवार क्षेत्र उसको सप्लाई कर रहा है, तब उसको उसके एवज में इनकम मिलेगा। जैसे कि अगर मैन पावर वहां पे है, काम कर रहा है, तो उसको सैलरी या फिर वेजेस मिलेगा। अगर जमीन को किराया पे लगाया है तो उसको रेंट मिलेगा। अगर कैपिटल लगाया है, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। और प्रॉफिट कब मिलेगा, प्रॉफिट एक बिजनेसमैन को मिलता है। तो आप जब शेयर खरीदते हैं, किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप रिस्क भी लेते हैं कि अगर कंपनी में प्रॉफिट हुआ तभी आपके पास वो उसका हिस्सा आएगा। तो यहाँ प्रॉफिट उस केस में मिलता है। वो पैसा आपके पास आया, इनकम आया, तब आप क्या करते हैं, अपने उपभोग के लिए गुड्स एंड सर्विसेज उसी फर्म द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया है वो आप खरीदते हैं। ये हाउस होल्ड सेक्टर की बात हो रही है। तो इसको मैंने हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। परिवार क्या करते हैं, उत्पादन के साधन देते हैं, फिर उसके एवज में वो आय प्राप्त करता है और वस्तुओं का उपभोग करता है। ये परिवार क्षेत्र की बात हो गई। अब जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोग सप्लाई कर दिए, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा सेक्टर होगा, वो दूसरा सेक्टर, फर्म, कोई बिजनेस यूनिट या फिर प्रोड्यूसर सेक्टर। तो ये क्या करती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करती है हाउस होल्ड से, क्योंकि लेबर जो है वह कहाँ से मिलेगा, वो किसी फैक्ट्री से तो हम लोग उठाएंगे नहीं, वो हम किसी एजेंसी से ही उठाएंगे। तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से हम लोग हायर कर रहे हैं। लैंड किसी इंसान से ही हम लोग लेंगे, कैपिटल भी किसी इंसान से ही लेंगे। फिर ये क्या करती है, उसके एवज में फैक्टर इनकम देती है हाउस होल्ड को, जैसे लेबर को वो वेजेस देगी, रेंट सैलरी देगी, जमीन के बदले वो रेंट पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी, और फिर वह वस्तुएं निर्माण करेंगी और उनको बेचेंगे। जैसे फर्म जो है यानी बिजनेस यूनिट उत्पादन करती है और परिवार को आय देती है। जो हमने स्टार्टिंग में डायग्राम देखा था, वही चीज यहाँ पे पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश की जा रही है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग एक इमेज के जरिए समझते हैं। एक तरफ यहाँ हाउस होल्ड है, दूसरी तरफ फर्म है। तो ये क्या कर रही है, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है फर्म को, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि बिजनेसमैन। तो ये फर्म को सप्लाई किया गया। फर्म उसके बदले में क्या कर रही है, फैक्टर पेमेंट्स। अब देखिए कई बार एग्जाम में डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन आता है कि फैक्टर सर्विसेज क्या होता है और फैक्टर पेमेंट्स क्या होता है। तो देखिए फैक्टर सर्विसेज ऐसे इनपुट्स होते हैं, ऐसे जरूरी इनपुट्स जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि एक गृहस्थ यानी कि हाउस होल्ड द्वारा फर्म को सप्लाई किया जाता है। किस चीज के लिए, तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, और उसके एवज में उनको फैक्टर इनकम मिलता है। जो भी फैक्टर वो सप्लाई कर रहे हैं, अगर वो जमीन दे रहे हैं तो उसके एवज में उनको रेंट मिलेगा। दूसरा होता है फैक्टर पेमेंट, जो कि फर्म पे करता है हाउस होल्ड को। तो फैक्टर पेमेंट्स ऐसे इनकम होते हैं, वो रिसोर्सेज सप्लाई करने के एवज में उनको मिलते हैं। जैसे कि अगर लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप दे रहे हैं तो लैंड के बदले में उनको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। अगर वह लेबर दे रहे हैं तो उनको वेजेस मिलेगा या सैलरी मिलेगा। इंटरेस्ट उनको कब मिलेगा, कैपिटल पे। और प्रॉफिट कब मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप के रिस्क टेकिंग पे। अब बाकी के दो सेक्टर्स हम लोग देख लेते हैं, इनका क्या रोल होता है सर्कुलर फ्लो में। क्योंकि देखिए यहाँ सिर्फ हाउस होल्ड, स्टार्टिंग में मैंने एक सिंपल सिचुएशन दिया था, हाउस होल्ड और फर्म। अब बाद में ये गवर्नमेंट सेक्टर भी एंटर करती है, बाद में नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर भी एंटर करती है और फॉरेन सेक्टर भी एंटर करती है। ये साथ ही साथ पैरेलल होती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है, ये टैक्सेस कलेक्ट करती है हाउस होल्ड से भी और फर्म से भी। हम लोग जो पैसा कमाते हैं, अगर 10 रुपये हम कमा रहे हैं तो क्या हमारे पास 10 रुपये खर्च करने के लिए होता है। ये सब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगला जो चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम, तो उसमें बहुत सारे ऐसे इनकम होते हैं जैसे डिस्पोजेबल इनकम हुआ। जो 10 रुपये हम कमा रहे हैं तो 10 रुपये हमारे पास खर्च करने लायक नहीं रहते हैं, उसमें से टैक्सेस कटते हैं। ये सब चीज कटने के बाद जो हम लोग TDS पढ़ते हैं, टैक्स डिडक्टेड सोर्स,
उसके बाद हमारे हाथ में 6 रुपया आता है, तो 6 रुपया वो डिस्पोजेबल इनकम होता है। तो जब तक ये सब बेसिक चीज आप नहीं समझते हैं तब तक आगे जाके इन सब पॉइंट्स को आप नहीं समझ पाइएगा, इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है, हाउस होल्ड से टैक्स कलेक्ट करती है, इस फॉर्म में, इनकम टैक्स के फॉर्म में, और फॉर्म से यानी बिजनेस से वो कैसे टैक्स कलेक्ट करती है, तो कॉर्पोरेट टैक्स के माध्यम से या फिर वैल्यू एडेड टैक्स जो कि अब जीएसटी हो गया है, इन सब के माध्यम से वो टैक्स कलेक्ट करती है। सिर्फ वो कलेक्ट नहीं करती बल्कि उसको इन्वेस्ट भी करती है। वो किस चीज पे इन्वेस्ट करती है, तो पब्लिक वेलफेयर पे, यानी कि जन कल्याण पे, जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, फिर डिफेंस हो गया, इन सब चीजों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। सरकार पैसा प्रिंट थोड़ी करती है, वो टैक्स मनी को ही इन सब चीजों पे इन्वेस्ट करती है। और ट्रांसफर पेमेंट्स भी वो सप्लाई करती है, जैसे पेंशन हो गया और सब्सिडी हो गया। तो देखिए, सरकार पेंशन दे रही है, सब्सिडी दे रही है, तो उनके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स ऐसे पेमेंट्स होते हैं जो वन साइडेड होता है, उसके एवज में फिर हमें कुछ देना नहीं होता। ये सिर्फ सरकार देती है कि नॉन प्रोडक्टिव कामों के लिए, ऐसा नहीं कि वो उसमें इन्वेस्ट कर रही है तो उससे उनको प्रॉफिट आ रहा है। वो पेंशन किसी इंसान को दे रही है जन कल्याण के लिए, सब्सिडी दे रही है, बिजनेस को भी वो देती है और हाउस होल्ड को भी देती है सब्सिडी। तो सरकार जो है वह टैक्स वसूल रही है और जन कल्याण पर वह खर्च करती है। फिर आता है हमारा फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर कैसे रोल प्ले करती है सर्कुलर फ्लो में, तो हम लोग क्या करते हैं फॉरेन सेक्टर में, एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। एक्सपोर्ट मतलब कि हम लोग निर्यात करते हैं, सामान बाहर भेजते हैं, फिर हम लोग बाहर से मंगवाते भी हैं। तो 10 रुपया जो हम कमा रहे हैं, हमारे पास 10 रुपया आया तो 10 का 10 हम सारा इंडियन गुड्स ही खरीदते हैं। हम लोग कुछ बाहर के भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। वही चीज यहाँ पे दिया गया है, इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उस 10 में से हो सकता है 5 रुपया हम का सामान हम लोग बाहर से खरीदा रहे हैं, तो हमारे इकोनॉमी में तो 5 ही रुपया सर्कुलेट कर रहा, बाकी 5 रुपया तो बाहर जा रहा है। वो आगे हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे। ये क्या करती है फॉरेन सेक्टर, डील्स विद फॉरेन इनकम और पेमेंट्स। फॉरेन से हमारे पास पेमेंट भी आ रहा है, सिर्फ इसी देश के लोग थोड़ी सामान खरीद रहे हैं, बाहर से भी लोग हमसे सामान मंगवा रहे हैं, तो हमारे पास बाहर से भी पैसा आ रहा है और बाहर पैसा भी जा रहा है। तो ये विदेशी क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दर्शाता है। अब चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका रियल फ्लो, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रवाह, और दूसरा होता है नॉमिनल फ्लो, जिसको हम लोग बोलते हैं मौद्रिक प्रवाह। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रियल फ्लो को। इसमें पैसे का कोई भी फ्लो नहीं होता है। ये बहुत ही, देखिए ये अभी भी चलता है, लेकिन ये दूसरे फॉर्म में, ये आधा अधूरा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, ये अधूरा पार्ट है। उसके बाद वाला जो पार्ट है यानी कि नॉमिनल फ्लो, वो मिल के पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बनाता है। तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं, इसमें फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है और फैक्टर सर्विसेज इन द इकोनॉमी। मतलब कि ये 2 क्षेत्र है, हाउस होल्ड हो गया और फर्म हो गया। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं। तो हम लोग पैसा थोड़ी देते हैं फर्म में, हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड दे रहे हैं, लेबर दे रहे हैं, कैपिटल दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप दे रहे हैं। और फर्म उसके एवज में, अगर रियल फ्लो की बात की जाए तो फर्म उसके एवज में हमें क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। इसीलिए मैंने बोला कि ये अधूरा पार्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। ये पहले होता था बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, वस्तु के बदले वस्तु। अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो उसके बदले में आपको पैसा नहीं देना होता था, बल्कि कोई वस्तु ही एक्सचेंज करना होता था। अब हमारी इकोनॉमी जो है एडवांस्ड हो गई है, तो ये सिर्फ ये पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं नॉमिनल फ्लो। तो नॉमिनल फ्लो में क्या है, सिर्फ पैसे का ही फ्लो हो रहा है। जैसे कि यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहाँ हम लोग पैसा दे रहे हैं फॉर्म को सामान खरीदने के लिए, और फॉर्म हमें पैसा किस फॉर्म में दे रही है, पैसा तो वेजेस, मतलब कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने सप्लाई किया था उसके एवज में हमें वेजेस दे रही है, रेंट दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है और प्रॉफिट दे रही है। तो इसीलिए मैंने बताया कि ये अधूरा है, दूसरा अधूरा पार्ट है। अब ये डायग्राम जो है ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कंप्लीट करते हैं, जिसमें रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो दोनों एस्पेक्ट को शामिल किया गया है। जैसे एक तरफ हाउस होल्ड है, दूसरे तरफ फर्म है। हाउस होल्ड क्या कर रही है, रियल फ्लो के माध्यम से फैक्टर सर्विसेज उसको प्रोवाइड कर रही है, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो यहाँ गया, अब उसके एवज में वो क्या कर रही है, फैक्टर पेमेंट्स इनको दे रही है। तो ये क्या हो गया, नॉमिनल फ्लो हो गया। अब फैक्टर पेमेंट आया, इसके पास पैसा आ गया, अब ये क्या करेगी, अपनी जरूरतों के लिए खर्च करेगी। तो वो क्या करेगी, नॉमिनल फ्लो करेगी, यानी पैसे का फ्लो कराएगी फर्म में। और फर्म क्या करेगी, उनको रियल फ्लो कराएगी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज उसके एवज में देगी।
तो दोनों पार्ट को अगर हम लोग यहाँ जोड़ते हैं तो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक दो बार लेक्चर को आप देख लीजिएगा, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। ये रियल फ्लो, नॉमिनल फ्लो, उसके पहले कंसेप्ट्स को आप समझ जाइए। अब आइए देखते हैं इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को अलग अलग टाइप के इकोनॉमी में, जैसे 2 सेक्टर इकोनॉमी में जिसमें सिर्फ हाउस होल्ड है और फर्म है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा पॉइंट वाइज मैं यहाँ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 2 सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही है, हाउस होल्ड और फर्म। इसमें गवर्नमेंट नहीं है और कोई भी फॉरेन बॉडीज इसमें इन्वॉल्व नहीं है, फॉरेन ट्रेड इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो इसमें 2 हो गए, हाउस होल्ड और फर्म्स, दोनों का रोल हम लोग देख लेते हैं। तो हाउस होल्ड क्या सप्लाई करेगी फर्म को? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के एवज में उनको क्या मिलेगा? फैक्टर पेमेंट, जो कि इनकम उनको रिसीव होगा, जैसे रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया और प्रॉफिट हो गया। अब फर्म क्या करेगी? तो फर्म उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके वह वस्तुएं, गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन करेगी और उन्हीं परिवारों को वह बेचेगी। अब यहां हम लोग देखते हैं फ्लो ऑफ गुड्स एंड मनी। तो क्या हो रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से फर्म के पास जा रहा है, जो हमने डायग्राम में देखा था। यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये हाउस होल्ड से फर्म के पास जा रहा है। और गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, तो गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड के पास आ रहा है। तो ये क्या हो गया? रियल फ्लो हो गया। और अगर हम लोग नॉमिनल फ्लो यानी मनी फ्लो को देखें तो इनकम फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, यानी कि इनकम जो है वह फर्म से हाउस होल्ड के पास आ रहा है। यही मैंने बताया था कि ये नॉमिनल फ्लो है, फैक्टर पेमेंट या इनकम इसको बोलते हैं। ये क्या हो रहा है? फर्म से हाउस होल्ड के पास आ रहा है। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, तो इनके पास पैसा आया, तब ये क्या करेंगे? उसको अपने उपभोग के लिए खर्च करेंगे। तो ये पैसा वापस से फर्म के पास जा रहा है और ये पैसा पूरा आपको साइकिल दिख रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये देखिए, यही चीज यहाँ मैंने समझाने की कोशिश की है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे भी हम लोग समझ सकते हैं। एक कारखाना मजदूरों जो परिवार क्षेत्र को काम पर रखता है और उन्हें मजदूरी देता है, मजदूर को मजदूरी मिल गया। अब मजदूर क्या करेगा? इस आय से कारखाने की वस्तुएं खरीदते हैं, पैसा फिर से फर्म के पास लौट आता है और यह चक्र चलता रहता है। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि 10 रुपया अगर फर्म हमारे पास इनकम आ रहा है तो वही 10 रुपया हम यहाँ खर्च कर रहे हैं, यही 10 रुपया घूमते आ रहा है। अब ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है कि 10 रुपया में से हो सकता है कि 2 रुपया हम लोग सेविंग करने के लिए रख लें, और या फिर हो सकता है 4 रुपया हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर दें या फिर टैक्स के फॉर्म में जमा कर दें। तो वो हम लोग अगला टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो वो देखने के पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ सर्कुलर फ्लो में वेरिएबल्स होते हैं, जैसे स्टॉक हो गया, फ्लो हो गया, लीकेज होता है और इंजेक्शन होता है। एक एक करके इनको समझते हैं। स्टॉक क्या होता है? किसी निश्चित समय पर मौजूद मात्रा। जैसे ये किसी निश्चित समय पे, आज अगर पूरे दिन की बात की जाए तो ये हम लोग देखेंगे कि 12 बजे तक हमारे पास कितना वस्तु था, तो ये स्टॉक को दर्शाएगा। जैसे कि वेल्थ हो गया, कैपिटल हो गया, ये क्या करता है, किस तरीके से दर्शाया जाएगा? मनी बैलेंस ऑन 31 मार्च, यानी कि 31 मार्च को हमारे हाथ में कितना पैसा है, ये स्टॉक को दर्शाता है। हम लोग स्टॉक ऐसे ही बोलते हैं ना दुकान में कि हाँ देखो कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉक जो है एक समय बिंदु पर मापा जाता है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे नापा जाता है। लेकिन वही चीज जो फ्लो है, फ्लो किसी पर्टिकुलर टाइम पे नहीं नापा जाता, बल्कि ये एक समय अवधि में मापा जाता है, समय के दौरान होने वाली गतिविधियां। जैसे हो सकता है कि हम लोग देखें पूरे साल भर में कितना इसका फ्लो रहा है, कितना बिक्री होते रहा है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं वार्षिक आय, तो हो सकता है कि पहला महीना में कम रहे, दूसरा महीना में ज्यादा रहे, तीसरा महीना में ज्यादा रहे। लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम लोग ये बोलें कि पहला महीना में हमारा कितना रहा, वो स्टॉक को दर्शाएगा। लेकिन अगर पूरे साल भर का हम लोग देखें तब वो फ्लो को दर्शाएगा। फ्लो मतलब कि वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। जैसे इनकम पर ईयर हो गया, एक्सपेंडिचर पर मंथ, हर महीने कितना खर्च हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट पर ईयर। तो ये सब चीज दर्शा रहा है फ्लो को। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला वेरिएबल, लीकेज। तो लीकेज का मतलब होता है जब आय का कुछ हिस्सा खर्च ना होकर बाहर निकल जाए। तो ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि फर्म जो है वो फैक्टर पेमेंट के रूप में 10 रुपया एक हाउस होल्ड को देती है, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, या फिर इंटरेस्ट प्रॉफिट के तौर पे 10 रुपया यहाँ मिल रहा है। तो ये 10 के 10 रुपया फर्म को वापस नहीं खर्च कर रही है, बल्कि उसमें से कुछ हिस्सा जो है किसी और जगह वो खर्च कर रही है। तो चलिए हम लोग मानते हैं 2 रुपये ही वो किसी और जगह खर्च कर रही है। तो किस जगह वो खर्च करेगी? या तो वो बैंक में जमा करेंगे, या फिर वो टैक्स पेमेंट कर देंगे, या फिर किसी और जगह से वो सामान मंगा लेंगे। तो किसी और जगह से अगर 2 रुपये का हम सामान मंगा रहे हैं, तो हम अपनी इकोनॉमी में उस 10 में से, अपने इनकम में से
उसका छोटा हिस्सा ही, बहुत ही कम हिस्सा हम लोग यहाँ पे खर्च कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो इकोनॉमी है वो क्या होते जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा। तो यहाँ वही बताया गया, लीकेज के कारण सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वह घटती है। तो जो लीकेज के कारण इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो कमी आई थी उसको बराबर करना होगा। तो उसको बराबर करने के लिए कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल किया जाता है, इंजेक्शन, जिसको बोलते हैं अंतःक्षेप। तो ये जब अर्थव्यवस्था में नया धन प्रवेश करता है, तो नया धन कैसे प्रवेश करेगा, वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे कोई इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर सरकार खर्च कर रही है, या फिर एक्सपोर्ट हो रही है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ न सामान बेच के हम लोग किसी बाहर जगह बेचते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो जो 2 रुपए की जो कमी हो रही थी वह हमारे इस फॉर्म पे वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यानी कि जितना हम लोग खर्च कर रहे हैं उतना ही हमारे पास वापस आ रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, इंजेक्शन के कारण ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो बढ़ता है। लीकेज के कारण ये घट रहा है और इंजेक्शन के कारण वह बढ़ रहा है। जब दोनों बराबर हो जाता है तो हमारे इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब चलिए देखते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी में। अब 3 सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन से हो गए, तो हाउस होल्ड फर्म तो रहेंगे ही, अब बीच में गवर्नमेंट आ गई। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सरकार परिवारों और फर्मों से कर वसूलती है, यानी कि टैक्स वसूलती है, और इन्हें पब्लिक वेलफेयर, वेतन, सब्सिडी और बुनियादी ढांचे पर खर्च करती है। जैसे यहाँ हमने देखा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास फैक्टर पेमेंट आ रहा है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के तौर पे, और हम लोग यहाँ खर्च कर रहे हैं। तो इधर क्या हो गया, तो पूरा का पूरा जैसे अभी मैंने समझाया था कि 10 के 10 रुपए तो हम लोग, हमारे पास हाथ में बच नहीं रहा है, लीकेज हो जा रहा है। किस कारण लीकेज हो रहा है यहाँ पे, तो टैक्स हम लोग पेमेंट कर रहे हैं सरकार के पास। तो ये 10 में से कुछ 2 रुपए जो है वो कम हो गया, अब 8 ही रुपए यहाँ पे जा रहा है। तब वह 2 रुपए की भरपाई करने के लिए क्या करेगी, सरकार जो है वह इन्वेस्ट करेगी, या फिर उसमें किसी तरीके का सब्सिडी प्रदान करेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। तो ये देखिए हमारा इक्विलिब्रियम का जो स्थिति है वह उत्पन्न हो गया। अब आइए हम लोग समझते हैं सर्कुलर फ्लो 4 सेक्टर इकोनॉमी में। तो 4 सेक्टर में कौन कौन से पार्टीज होंगे, हाउस होल्ड फर्म्स तो होंगे ही, गवर्नमेंट रहेगी, और फॉरेन सेक्टर भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो फॉरेन सेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शामिल होता है। इंपोर्ट कहने का मतलब कि हम लोग बाहर से सामान मंगा रहे हैं, और एक्सपोर्ट कहने का मतलब कि हम लोग बाहर सामान भेज रहे हैं। तो उससे हमारे इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो में इंजेक्शन होता है और लीकेज जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। वही सिचुएशन है यहाँ, हमें फैक्टर पेमेंट मिल रहा है 10 रुपए हाउस होल्ड के पास। अब वो 10 में से 2 रुपए क्या कर रही है, 2 रुपए का सामान वो बाहर से इंपोर्ट करा रही है, तो वो लीकेज के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट भी है, लेकिन गवर्नमेंट का फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया था कि वहाँ टैक्स के फॉर्म में वहाँ लीकेज हो रहा है, लेकिन यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरेन सेक्टर के मामले में। तो इंपोर्ट जब हम लोग बाहर से सामान मंगा रहे हैं तो वो लीकेज के तौर पर काम कर रहा है। तो अब हमारे इकोनॉमी में पैसा कम हो गई, तो उस पैसे की भरपाई करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर सामान भेजेंगे। जब हम लोग सामान बाहर भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तब तो हमारा जो वो 2 रुपए की कमी थी वह पूरी हो जाएगी। तो ये हमारा जो इक्विलिब्रियम है वह मेंटेन हो जाएगा इकोनॉमी में। तो चलिए यहाँ हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो ये अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली को समझने में सहायक के रूप में काम करती है, आय, उत्पादन और व्यय के संबंध में स्पष्ट कराता है। तो ये हमने अभी समझ लिया कि रिलेशनशिप जो होता है इनकम, आउटपुट और एक्सपेंडिचर के बीच में कैसे होता है। नेशनल इनकम के एनालिसिस में, उसके अध्ययन में ये बहुत ही काम आता है। अगला जो चैप्टर है हमारा नेशनल इनकम, उसमें देखिएगा ये सब कंसेप्ट कितना काम आएगा। और इकोनॉमिक प्लानिंग बनाने में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तभी तो हमें समझ में आएगा कि पैसा इतना इकोनॉमी में कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। हमें और पैसा लाने की जरूरत है। हम लोग इंपोर्ट जो है, ये टैरिफ ड्यूटी घटता बढ़ता रहता है, ये सब इन्हीं सब के कारण है। तो जब तक इन सब बेसिक चीज को अगर आप लोग नहीं पढ़िएगा, हो सकता है आपके दिमाग, कई लोगों को दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमें स्पेशलिस्ट थोड़ी बनना है इकोनॉमी में। देखिए इकोनॉमिक्स को समझने के लिए ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी है। यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी आय और वस्तुओं का निरंतर कंटिन्यूअस फ्लो जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। दूसरा क्वेश्चन है, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन सा सेक्टर ओन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर की क्या सप्लाई करती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अगला क्वेश्चन है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज इज कॉल्ड। गुड्स और फैक्टर सर्विसेज के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं,
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रियल फ्लो। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो हमने टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो देखा था उसमें एक रियल फ्लो है, एक नॉमिनल फ्लो है। तो रियल फ्लो में किसी तरीके का पैसा का जो फ्लो होता है वह नहीं होता है। मनी फ्लो में सिर्फ पैसा का होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है उसी पे बेस्ड, मौद्रिक प्रवाह किसे दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसमें धन का प्रवाह होता है, फैक्टर पेमेंट आता है और हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि उपभोग व्यय फर्म के पास देते हैं, मौद्रिक प्रवाह के अंतर्गत ही दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ रियल फ्लो इज, रियल फ्लो जिसमें पैसे का प्रवाह नहीं होता तो वो कैसा होता है? वो मनी फ्लो के अपोजिट होता है। मनी फ्लो क्या करता है? वो इधर से इधर पैसा भेज रहा है, लेकिन रियल फ्लो क्या कर रहा है? वो पैसा नहीं बल्कि सर्विसेज दे रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, टू सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूड्स, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में क्या शामिल होते हैं? तो उसमें सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म शामिल होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीकेज, निम्नलिखित में से कौन सा रिसाव है? इन्वेस्टमेंट, निर्यात, बचत या फिर सरकारी व्यय? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेविंग्स। 10 रुपया हमारा इनकम हो रहा है और हम 10 के 10 रुपया खर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसमें से 2 रुपया हम लोग सेविंग्स कर ले रहे हैं। तो वो सर्कुलर फ्लो में क्या है? एक लीकेज है। अगला क्वेश्चन है थ्री सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ, तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में क्या शामिल होते हैं? तो हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट शामिल होते हैं उसमें, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सरकारी व्यय को क्या माना जाता है? तो वो क्या है? एक लीकेज है, स्टॉक है, इंजेक्शन है या फिर सेविंग है? थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये एक इंजेक्शन है। सरकारी व्यय चाहे वो सब्सिडी के फॉर्म में हो गई या ट्रांसफर पेमेंट के फॉर्म में, सब्सिडी या पेंशन, या फिर वो किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट कर रही है, स्कूल्स बना रही है, बिल्डिंग्स बना रही है, तो ये सब क्या है? एक तरीके का इंजेक्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फोर सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या होते हैं? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, स्टॉक वेरिएबल इज मेजर्ड इन, जो हमने वेरिएबल्स पढ़ा था सर्कुलर फ्लो में, दो टाइप का था, स्टॉक और फ्लो। तो स्टॉक को कब मापा जाता है, मतलब किस चीज में मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय बिंदु पर। जो मैंने एग्जांपल पे आपको बताया था कि पूरे दिन भर में 12 बजे अगर हम लोग चेक कर रहे हैं या किसी स्पेसिफिक टाइम पे कि हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, वो होगा स्टॉक। लेकिन अगर पूरे दिन भर का हम लोग देखेंगे कि स्टॉक का कितना, इस समय कितना था, उस समय कितना था पूरे दिन भर में, तो वो कहलाएगा फ्लो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो वेरिएबल? तो फ्लो वेरिएबल का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनकम। पूरे साल भर में हमारे पास क्या इनकम आ रहा है, वह फ्लो वेरिएबल को दर्शा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड, हस्तांतरण भुगतान में क्या शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेंशन। अब ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? तो ट्रांसफर पेमेंट वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किया जाता है, जिसमें बदले में कोई वस्तु या सेवा प्राप्त नहीं होती। वह सरकार सिर्फ वन साइडेड पेमेंट होता है, सिर्फ वह पेमेंट ही करती है, उसके बदले में सरकार को कुछ नहीं मिलता। तो पेंशन जो है, आप देखे होंगे कि पेंशन के एवज में कुछ उनको मिलता नहीं है, कोई उस पर टैक्स या किसी तरीके का कुछ नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इन सब में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं और गलत कर जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मनी। मनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली 4 होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इसीलिए अलग से अगर हम लोग इसको पढ़ रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इक्विलिब्रियम इन सर्कुलर फ्लो एग्जिस्ट। तो ये मैंने आपको बार बार बताया है कि इक्विलिब्रियम, परिपत्र प्रवाह में संतुलन कब होता है? जब इंजेक्शन और लीकेज दोनों बराबर होते हैं। अगर 2 रुपया इधर से निकला तो 2 रुपया उधर से आ भी गया। 2 रुपया अगर हम सेविंग्स कर रहे हैं या 2 रुपये का सामान हम लोग अगर बाहर से मंगा रहे हैं तो 2 रुपया का सामान हम लोग बाहर भेज भी दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? हमारे पास पैसा तो आ जा रहा है। तो ये दोनों जब बराबर होगा तब सर्कुलर फ्लो में इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड होगा। तो अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो होगा नेशनल इनकम और उससे जुड़े हुए एग्रीगेट्स, जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और कुछ प्राइसेस भी हम लोग देखेंगे, जैसे जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट। ये सब जो होता है वो हम लोग उसी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।